हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखो, जितने भी लिविंग सेल हैं सबके बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और बहुत अच्छा लिविंग कैरेक्टर जो है सेल का ये डिफाइन करती है। ये देखो, इस तरीके से ये सेल है स्टूडेंट। तो सेल के बाहर जो है ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और इसके बाहर ये मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। हर लिविंग सेल के बाहर यानी साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? थिन, फ्लेक्सिबल, पतली मेम्ब्रेन होती है और स्टूडेंट फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब है इलास्टिक नेचर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलास्टिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से ये मेम्ब्रेन जो है ग्रोथ, डिवीजन, सेल सिग्नलिंग, इस तरह के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जो है कर पाती है। और फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ पाते हैं, सेल से बाहर भी जा सकते हैं। थिन फ्लेक्सिबल के साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है और सेलेक्टिवली परमेएबल होने की वजह से ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन से बाहर भी और मेम्ब्रेन के अंदर भी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराती है। क्लियर? सो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थिन, फ्लेक्सिबल और सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ऑल्सो सराउंड सेल ऑर्गेनेलीज। यानी ये जो सेल है, इस सेल के अंदर स्टूडेंट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है इस तरीके से। और जो ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है वो मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं। उनके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन भी एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फंक्शन है, कंपोनेंट्स हैं, वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होते हैं। क्लियर? अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टडी, केमिकल स्टडी क्यों की गई स्टूडेंट? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था वो तो हम तभी देख पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, यानी 1950s के बाद हमें जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था वो पता चला। उससे पहले तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी कर रहे थे और उसी से आइडिया लगा रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टडीज़। और ये केमिकल स्टडीज किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हुई? ह्यूमन की आरबीसीज। क्योंकि जो आरबीसीज होती हैं ना, उनमें न्यूक्लियस नहीं है और बहुत से दूसरे ऑर्गेनेली भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से मेम्ब्रेन की स्टडी करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। तो ह्यूमन की आरबीसीज पे क्या कर रहे थे हम? केमिकल स्टडीज कर रहे थे। तो उससे हमें पता चला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेनली तो क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और ये हमें पता चला इस मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी से। और ये जो लिपिड्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये लिपिड मेनली क्या होते हैं? दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर? तो जो केमिकल स्टडी से हमें स्ट्रक्चर सामने आया, वो स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह का था। ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं और जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो दो लेयर में अरेंज है स्टूडेंट। ये देखिए, एक लेयर ये और एक लेयर ये। तो यहां पे लिपिड की
बाइलेयर प्रेजेंट होती है और लिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म पे है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली बाइलेयर की फॉर्म पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है प्रोटीन, और चारों तरफ कैसे होती है स्टूडेंट, लेयर में, यानी कि यहां पे ये देखिए ये प्रोटीन प्रेजेंट है इस तरीके से। तो जो लिपिड का हेड है उसके बाहर आउटसाइड पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर? अब जो हेड है वो किस तरीके से अरेंज है, हेड का जो पोलर पार्ट है स्टूडेंट, ये हेड का पोलर पार्ट है और इसको हम पोलर हेड कहते हैं। यानी कि जो लिपिड है, एग्जैक्टली हम लिपिड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो लिपिड में ये हेड पोर्शन होता है स्टूडेंट, जिसको हम सर्कुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से, और ये होती है टेल, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर से। तो जो हेड है वो एग्जैक्टली पोलर होता है और ये हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक भी है। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, दे आर वाटर लविंग। क्लियर? और ये जो पोर्शन है, दिस टेल पोर्शन, ये टेल पोर्शन होता है स्टूडेंट हाइड्रोफोबिक। और ये देखिए जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बीच में रहेगा, और जो हेड हैं वो दोनों साइड से कवर करते हैं, और उनके दोनों साइड यहां पे हमारी क्या है, दीज आर एग्जैक्टली प्रोटीन्स, ये प्रेजेंट है प्रोटीन्स। और एक और स्ट्रक्चर यहां पे होता है, ये देखिए फॉस्फोलिपिड के साथ यहां पे हमारा जुड़ा रहता है, अटैच रहता है कोलेस्टेरॉल। और ये जो कोलेस्टेरॉल है ये क्या करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको स्टेबिलिटी देता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें जो है केमिकल स्टडी से पता चला कि जो लिपिड है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड की फॉर्म पे है, हेड जो है वो बाहर की तरफ होंगे, और हेड एग्जैक्टली हम बाहर के साइड नहीं कह सकते, जो हेड है वो होंगे स्टूडेंट वाटर की साइड पे। वाटर किस तरीके से प्रेजेंट है, ये देखो, ये हम एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर हम देखें तो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो यानी कि फ्लूइड वाटर प्रेजेंट है। तो अब इस वाटर की साइड कौन सा पार्ट है, वाटर की साइड है स्टूडेंट हेड, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, ये देखो इस तरीके से। तो हेड ने अपने आप को कहां अरेंज किया हुआ है, जहां पर वाटर का कंटेंट है। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड पे पोलर हेड है, और बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला हाइड्रोफोबिक, ये बना हुआ है टेल से। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। इस तरीके से अरेंज्ड है, और हेड के दोनों साइड पे प्रोटीन की लेयर अरेंज्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हमें जो है वो केमिकल स्टडी से पता चला। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1950s के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, तब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या क्या देखने को मिला और क्या क्या चीजें और रिवील हुई।
ये देखो स्टूडेंट, उसके बाद हमें ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोटीन्स 50 to 60% एग्जैक्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है, और लिपिड्स 40 to 50%। कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टूडेंट 1 to 5%, एंजाइम्स होते हैं, और यहाँ पे अराउंड 30 टाइप्स के एंजाइम्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है? कैटालिटिक रोल प्ले करना। और ये मेम्ब्रेन होती है सेमी सॉलिड, तो यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वाटर का कंटेंट भी यहाँ पे रहेगा। क्लियर? अब ये जो कंपोनेंट्स हमें पता चले, इनके बारे में भी ये देखा गया कि ये कंपोनेंट स्टूडेंट फिक्स नहीं है, ये सेल टू सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इरिथ्रोसाइट आरबीसीज की देखें, ये एनसीईआरटी का डाटा है स्टूडेंट, तो जो हमारी आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन 52%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 8% तक मिलते हैं। क्लियर? सो ये कंपोनेंट्स हमने देखे। अब ये जो कंपोनेंट्स है लाइक प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये कौन कौन से होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। सो देखो प्रोटीन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस तरह के प्रोटीन हैं? तो दो बेसिकली पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। पहले हम देखते हैं वो प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम कितनी आसानी से किसी प्रोटीन को मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या मेम्ब्रेन से निकाल सकते हैं। पहले होते हैं स्टूडेंट इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, चाहे तो पार्शली आधे धसे हुए या पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं। तो इनको निकालना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। सो दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, और कभी कभी इनके लिए हमें डिटर्जेंट्स का यूज करना पड़ता है। जबकि सेकंड होते हैं स्टूडेंट पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपरी सतह या निचली सतह पे लगे होते हैं। तो ये सरफेस पे लगे होने के कारण इनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? पहला डिवीजन था। सेकेंड डिवीजन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बेस पे प्रोटीन को कैसे डिवाइड करते हैं। पहले होती है स्टूडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैकबोन फॉर्म करती है। बैकबोन का मतलब होता है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो यही प्रोटीन बनाती है। देन कैरियर प्रोटीन होती हैं स्टूडेंट, और ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये बेसिकली ये हमारी इंटीग्रल प्रोटीन का टाइप होती हैं, और ये क्या करती हैं? मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर? और थर्ड होती है एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन जहां पर भी होगी उसका रोल हमेशा कैटालिटिक रहेगा, यानी कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कराएंगी। क्लियर? देन स्टूडेंट लिपिड के बारे में देखते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं ना, ये लिपिड्स कितने टाइप के कौन कौन से लिपिड हो सकते हैं? तो पहले होते हैं फॉस्फोलिपिड, जो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आते हैं लेसिथिन एंड सिफिलिन। देन होते हैं स्टूडेंट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली स्टेरॉल होते हैं, और ये जो स्टेरॉल है इसमें मेनली कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी फटेगी नहीं।
उसके अलावा स्टूडेंट कई बार लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म पे और गैलेक्टोलिपिड की फॉर्म पे। तो 3 तरह के मेनली लिपिड जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं। देन स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% हमने कार्बोहाइड्रेट को बताया था। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? एक तो मिलते हैं हेक्सोज 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म पे मिलते हैं। इन्हीं में अमाइन ग्रुप ऐड हो जाते हैं, तो हेक्सोज अमाइन और सियालिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं। अब ये जो स्टूडेंट एंजाइम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 30 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमें नीड नहीं है, ना ही पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अब एग्जैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, हम वो स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आया सैंडविच और ट्राई लैमिलर मॉडल जो डेनियल और डेवसन ने बनाया था या इसको प्रपोज किया था। उसके बाद आता है स्टूडेंट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? लेकिन ये दोनों ही मॉडल जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे, और रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो इन्होंने जो मेम्ब्रेन की थिकनेस बताई थी वो प्रॉपर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, इन्होंने मेम्ब्रेन को स्टैटिक बताया। मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसा है? हमें पता है डायनामिक है, और डायनामिक नेचर की वजह से ही जो मेम्ब्रेन है वो ग्रोथ शो करती है, वो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल सिग्नलिंग इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इन्होंने तो मेम्ब्रेन को क्या बताया कि मेम्ब्रेन जो है वो स्टैटिक है। तो ये पॉइंट इनके कुछ जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके साथ मिसमैच हुए, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन दोनों मॉडल को हम स्टडी करेंगे लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। जो मेन हमारा मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, तो हम इसको अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट। जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है वो हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है, इसको हम स्टडी करेंगे। चलिए ये देखिए स्टूडेंट, ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। जो मोज़ाइक है, मोज़ाइक टर्म एग्जैक्टली आता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम कह सकते हैं स्कैटर्ड, जो कि इवनली लेयर में या एक प्रॉपर लेयर में अरेंज नहीं है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखेंगे हम। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो दिया था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। क्लियर? मॉडल में देखो इन्होंने कहा कि जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म पे प्रेजेंट है, और इस तरीके से ये स्टूडेंट फॉस्फोलिपिड हमारे लगे हुए हैं। जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट तो बिल्कुल वही है। ये हमारे पोलर हेड, साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड पर ही प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस तरीके से लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड फॉस्फोलिपिड है, और ये अरेंजमेंट लिपिड बाइलेयर का हमें देखने को मिलता है। क्लियर? पोलर हेड वाटर साइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और साइटोप्लाज्म की साइड पे दिस इज टेल पोर्शन। इसके बाद इन्होंने कहा, जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने यहां पे कहा स्टूडेंट की जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, मोज़ाइक टर्म है,
वो बेसिकली प्रोटीन के लिए ही यूज हुआ। तो ये देखो इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है वो इस तरीके से अरेंज्ड है। एक अरेंजमेंट तो प्रोटीन का ये है जो कि कहां है, हेड के जस्ट बाहर, पोलर हेड के बाहर। ये देखो अब वो पोलर हेड चाहे तो साइटोप्लाज्म की साइड है, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड है। ये जो प्रोटीन है स्टूडेंट, इस प्रोटीन को इन्होंने कहा दिस इज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। सो ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही है जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। क्लियर। अब दूसरी प्रोटीन इन्होंने कहा कि इंटीग्रल प्रोटीन होती है। अब वो इंटीग्रल प्रोटीन स्टूडेंट इस तरीके से इन्होंने बताई कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है और इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट कैसे हो सकता है, मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकता है और पूरी तरीके से भी एम्बेडेड हो सकता है। सो दिस प्रोटीन इज इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर। अब इन्होंने जो इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन है उसके बारे में एक पॉइंट और भी कहा कि ये जो प्रोटीन है ना, ये कुछ ऐसी भी होती है इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर तक, यानी मेम्ब्रेन जो इनर पार्ट है वहां पे एक टनल की तरह प्रेजेंट होती है। यानी कि ये वाली जो प्रोटीन है स्टूडेंट, ये पार्शियली एम्बेडेड है और ये कंप्लीटली एम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन है इस तरीके से। और जो प्रोटीन पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक एम्बेडेड है उसको इन्होंने नाम दिया ट्रांस मेम्ब्रेनस और टनल प्रोटीन। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेनस और टनल प्रोटीन है ये हमारे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन का ही पार्ट होती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अंदर तक एम्बेडेड है तो इसको हमने ट्रांस मेम्ब्रेनस का नाम दिया है। अब हमने कहा था जो कैरियर प्रोटीन होती है ना, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है, वो एग्जैक्टली यही प्रोटीन होती है। इसको हम फंक्शन में जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट कराती है। क्लियर। उसके अलावा स्टूडेंट इस पे लगे होते हैं स्टेरॉल्स। ये देखो, ये जो स्टेरॉल है ये बेसिकली क्या होते हैं, कोलेस्टेरॉल। और ये जो कोलेस्टेरॉल है स्टूडेंट, ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दे एक्ट एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इन्होंने कहा, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन था देखो प्रोटीन का, वो आप देखो पोलर हेड की तरफ भी है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन भी है और कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन भी यहां पर है। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोटीन के लिए इन्होंने टर्म यूज किया था। अब इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन और जो लिपिड होते हैं ना, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट स्टूडेंट प्रोटीन्स के ऊपर भी इस तरीके से लगा हुआ हो सकता है और ये प्रोटीन्स के ऊपर भी लगा हुआ हो सकता है इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ है,
शुगर चेन जिसको हम कह सकते हैं, ये कहाँ पर है? प्रोटीन के ऊपर भी लगी हुई है और लिपिड के ऊपर भी लगी हुई है। दिस इज एग्जैक्टली शुगर चेन। अब स्टूडेंट, अगर तो ये शुगर चेन कहाँ लगी हुई है? प्रोटीन के ऊपर, तो हमने इसको नाम क्या दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये लगी हुई है लिपिड के ऊपर, ये देखो शुगर चेन, तो हमने इसको नाम दिया ग्लाइकोलिपिड। अब चाहे ये ग्लाइकोप्रोटीन हो या ग्लाइकोलिपिड हो, ये देखो कहाँ लगी हुई है? सरफेस पे, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे लगी हुई है, और ये स्टूडेंट बनाती है सेल कोट, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कह देते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। सो टुगेदर बोथ फॉर्म्स ग्लाइकोकैलिक्स, और इसी को कहते हैं स्टूडेंट सेल कोट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट शुगर की जो चेन है वो प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है, लिपिड के ऊपर ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है, तो सरफेस की एक लेयर की फॉर्म पे होते हैं, और इन दोनों को हम कह देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट। ये स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल में जो ग्लाइकोकैलिक्स है उससे डिफरेंट होता है, वहां पे ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल बना रहा है। यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो एक सेल कोट, एक ऊपरी सतह बना रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? जो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है उसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी सेल में जो एंटीजेंस होते हैं वो एंटीजन बेसिकली क्या होते हैं? यही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन की तरह काम करते हैं, तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड, ये सेल के अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं, सेल को अगर अटैच करना है उसमें रोल प्ले करेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, कि ये जो हमारे ग्लाइकोकैलिक्स बना है ये सेल की रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हम अपनी ही बॉडी की बात करें तो बॉडी में सेल को रिकॉग्नाइज करना हो तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की हेल्प से सेल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? It has antigenic properties. एंटीजन को बनाती है सेल के, देन हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ सेल, and third important point is helps in cell recognition. क्लियर? सो ये स्ट्रक्चर था स्टूडेंट फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, जिसमें लिपिड बाइलेयर अरेंज्ड है, प्रोटीन का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ट्रांसमेम्ब्रेनस, स्टिरॉल्स प्रेजेंट है जो स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, और ग्लाइकोकैलिक्स एग्जैक्टली लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये मिलके बनाते हैं। क्लियर? सो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था सिंगर निकोलसन मॉडल का। एक बार हम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एनसीईआरटी में मॉडल दिया हुआ है, तो देखो ये क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है, इस तरीके से लगी हुई है,
ये लिपिड बाइलेयर यहां इस तरीके से अरेंज्ड है, क्लियर। और उस पे लगी हुई है ये हमारी पेरीफेरल प्रोटीन, और जो पेरीफेरल प्रोटीन है सरफेस पे प्रेजेंट है और उसके ऊपर ये शुगर की चेन हमारी लगी हुई है, क्लियर। सो ये जो लिपिड है, लिपिड को हमने नाम दिया है फॉस्फोलिपिड। ये स्टूडेंट हमारी क्या है, पेरीफेरल, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये हमारी क्या है, शुगर की चेन है, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो इस तरीके से हेलिक्स क्यों बना रही है। क्योंकि स्टूडेंट जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स अपने किसी न किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन के 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर शो करती है ना, ये शो करती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें जो प्रोटीन है ना वो इस तरीके के हेलिक्स की फॉर्म पे होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्लियर। और ये देखो स्टूडेंट क्या है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और कौन सी इंटीग्रल प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरीके से धसी हुई है, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन है। और बाकी हमारी क्या है, पार्शियली एम्बेडेड हो सकती है। देखिए ये पार्शियली एम्बेडेड है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड है। सो यही स्ट्रक्चर हमने भी पढ़े थे। और ये देखो ये क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है कोलेस्टेरॉल। सो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर हमने भी स्टडी किया है, और यही एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लियर। आई होप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए सो ये हमारा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जो कि हमने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी प्रोटीन लगी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, 2 तरह की प्रोटीन हमने बताई है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सरफेस पे लगी होती है, और ये 30% होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये होती है स्टूडेंट 70%। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इनको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय स्लाइटली चेंज इन पीएच ओनली। पीएच में चेंज करके हम इनको इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकाल सकते हैं। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो अंदर तक धसी हुई है, तो आसानी से नहीं निकलती। उसके लिए हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करने पड़ते हैं, क्लियर। देन स्टूडेंट जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो केवल लिपिड के हेड से ही जुड़ी रहती है, क्योंकि वो सरफेस पे रहेगी, या तो आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे, तो इसलिए क्या है, हेड से एसोसिएटेड है। और जबकि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो हेड और टेल दोनों पोर्शन से जुड़ी रहती है, क्योंकि वो अंदर तक धसी हुई है। देन जो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसका एग्जाम्पल है एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ये जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है स्टूडेंट, ये आरबीसीज की, दिस इज आरबीसी, तो आरबीसीज की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन इस तरीके से लगी हुई होती है, क्लियर। और इंट्रिंसिक प्रोटीन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन है, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेनस की तरह काम करती है, और ये प्रोटीन में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन आरबीसीज। आरबीसीज में जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वहां पर ये प्रोटीन एग्जैक्टली हेल्प करती है, क्लियर। चलिए, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल,
इस मॉडल के अकॉर्डिंग द क्वाजी क्या होता है? सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड यानी कि ना तो बिल्कुल लिक्विड और ना ही बिल्कुल सॉलिड, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो क्वाजी सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है? लिपिड लगा हुआ है, और वो लिपिड कैसा है? सेमी सॉलिड फॉर्म पे है। वो क्या करता है? इट अनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। यानी कि लेटरल अरेंजमेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये प्रोटीन लगी हुई है इस तरीके से, और इसके साथ साथ क्या है? दिस इज द लिपिड बाइलेयर। यहां पे हम लिपिड की बाइलेयर बना देते हैं, और ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करती है? ये अपना जो पोजीशन है, लेटरल का मतलब है ये प्रोटीन इसकी जगह पे आ सकती है और ये प्रोटीन इसकी जगह पे आ सकती है, पोजिशनल चेंज कर सकती है। तो इन्होंने इस पॉइंट का मतलब इन्होंने कहा है कि जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, उसका जो नेचर होता है वो सॉलिड नहीं है, वो सेमी सॉलिड है, क्वाजी नेचर है। और क्वाजी नेचर होने की वजह से प्रोटीन्स का जो लेटरल मूवमेंट है वो पॉसिबल है, यानी एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन की जगह पे अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। क्लियर? और यही इसी नेचर की वजह से, यानी प्रोटीन के अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से जो है, इस एबिलिटी को हमने नाम दिया है फ्लूइडिटी और फ्लूइड नेचर। और ये फ्लूइड नेचर क्यों आया है? क्योंकि लिपिड बाइलेयर का क्वाजी नेचर है, सेमी सॉलिड नेचर है। क्लियर? और ये जो फ्लूइड नेचर है स्टूडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ये फ्लूइड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फंक्शन कराने के लिए। लाइक सेल सिग्नलिंग का फंक्शन है, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन का फंक्शन है, इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाने का फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, इस तरह के जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं, ये सारे स्टूडेंट फंक्शन हैं, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तभी परफॉर्म होंगे जब मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसा होगा? सेमी सॉलिड, क्वाजी नेचर। क्लियर? अब ये जो मूवमेंट हमने देखा ना प्रोटीन का, इस मूवमेंट को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, लेकिन इस मूवमेंट को थोड़ा सा और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये मूवमेंट लिपिड और प्रोटीन दोनों में ही होते हैं, तो हम दोनों में ही देख लेंगे। हम समझ लेते हैं एक में, और हम देखते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो पहले हम लिपिड की बात कर लेते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये लिपिड की बाइलेयर है। इस तरीके से बाइलेयर अपने आप को अरेंज करती है। अब इस बाइलेयर में देखो, ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल लिपिड का, ये क्या करता है? ये अपनी ही पोजीशन पे इस तरीके से घूमता रहता है, यानी कि ये ऐसे सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है। तो कैसे सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है? ये अपनी ही पोजीशन पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से जब ये लिपिड का मॉलिक्यूल घूमता है तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट। तो लिपिड में रोटेशनल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है स्टूडेंट? रोटेशनल मूवमेंट। और रोटेशनल मूवमेंट क्या है? खुद के ही एक्सिस पे घूमना। क्लियर? और यही रोटेशनल मूवमेंट हमारी प्रोटीन में भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। सेकंड होता है स्टूडेंट लेटरल मूवमेंट, जो अभी हमने पढ़ा था ना प्रोटीन में। दिस इज लेटरल मूवमेंट। अब ये जो लेटरल मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट है स्टूडेंट? ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये एक ही लेयर पे जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं,
अपने नेबर मॉलिक्यूल से पोजीशन चेंज कर सकता है। यानी यहां से ये, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो सेकंड मॉलिक्यूल फर्स्ट की जगह आ गया है और ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल सेकंड की जगह पे आ जाए, यानी नेबर मॉलिक्यूल की पोजीशन की जगह पे एक मॉलिक्यूल जा सकता है। सो लेटरल मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट? चेंजिंग ऑफ पोजीशन विद नेबर मॉलिक्यूल, और कहा एक ही लेयर की हम बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लेटरल मूवमेंट, और ये लेटरल मूवमेंट स्टूडेंट प्रोटीन्स पर भी मिलता है। क्लियर? एंड थर्ड जो मूवमेंट होता है दैट इज सेड टू बी द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और इस मूवमेंट को हम एक और नाम भी देते हैं ट्रांसवर्जन मूवमेंट। क्लियर? अब ये मूवमेंट क्या है? देखो स्टूडेंट, जो लिपिड की दो लेयर है, सो इस लेयर का ये मॉलिक्यूल इस लेयर पे आ जाए और इस लेयर का मॉलिक्यूल यहां पे आ जाए, यानी कि यहां पर भी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन लिपिड के दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रेयर होता है, बहुत कम होता है, लगभग 1-1.5 महीने में एक बार मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन with molecules within bilayer, or we can say within lipid bilayer, यानी दोनों लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। एंड दिस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स में नहीं मिलता है। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं, और ये मूवमेंट जो मेम्ब्रेन है, जितने भी ये मूवमेंट है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं? डायनामिक। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, थिन इलास्टिक है, और ये सब हम प्रॉपर्टी किसके बेस पे लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहा किस तरह की मेम्ब्रेन है? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलाउ करती है अक्रॉस इटसेल्फ, यानी ये अपने थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर जाने की परमिशन देती है और अंदर से बाहर आने की परमिशन देती है। सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर वेरियस मॉलिक्यूल एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल, और वेरियस मॉलिक्यूल्स सिलेक्टेड होते हैं तभी ये मेम्ब्रेन सिलेक्टेड है। क्लियर? अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना मॉलिक्यूल्स का, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप फर्स्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करेंगे।
सिंपल सी बात है, अगर आप किसी ढलान से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, आप खुद ब खुद आ जाते हो। सो इसी कारण इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। और इसी तरह का मूवमेंट जब वाटर में होता है, यही मूवमेंट वाटर में होता है लेकिन किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तब हम इसको क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस। क्लियर? सो ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। और दूसरा होता है स्टूडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब इसका हम सीधा उल्टा ले लेते हैं, यानी कि हम ढलान से चढ़ाई की तरफ, ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो जहाँ पे कम मॉलिक्यूल है वहाँ से हायर मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और इसको अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। और अपहिल मूवमेंट में हमें क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म पे लगती है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये सेल पे इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है। तो ये पंप 3 सोडियम को सेल के अंदर या बाहर भेजता है। इस तरीके से 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 1 पोटेशियम को अंदर भेजता है। क्लियर? अब ये जो इन सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट कर रहा है ना स्टूडेंट, ये एटीपी को यूटिलाइज करके ही करता है। सो ये देखो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप इस तरीके से सेल पे लगा हुआ होता है, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम का और पोटेशियम का मूवमेंट कराता है। इनसाइड आउटसाइड किसी भी तरह का होता है, लेकिन ये एटीपी का यूज करके सोडियम पोटेशियम को सेल के अंदर बाहर मूव कराता है। क्लियर? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या मूव कर रहा है? मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक, वो तो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो पोलर होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल्स दे कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर। ये जो नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर होती है ना, वहाँ पे इजीली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है, और यही कैरियर प्रोटीन जो है ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन होती है, जो कैरियर प्रोटीन की तरह काम करती है। और ये किस तरीके से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराती है, आइए ये देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये लिपिड बाइलेयर है, अब यहां पे लगी हुई है हमारी प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये देखो प्रोटीन हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी, जिसे मैंने कहा था कि हम इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये प्रोटीन है स्टूडेंट ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, तो इसको हमने नाम क्या दिया है? दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। क्लियर? अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन का आउटर पार्ट, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, और ये पार्ट होता है जो इनर पार्ट है स्टूडेंट, दिस इज
हाइड्रोफोबिक। क्लियर। और ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने यहां पे देखा है जो हेलिक्स की फॉर्म पे है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। 4 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। तो जो अल्फा हेलिक्स है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन इसी तरह के स्ट्रक्चर को बनाती है। क्लियर। अब ये देखो बीच में तो हाइड्रोफोबिक, अगेन ये हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गया, तो फिर किस तरीके से मूवमेंट होता है, ये देखो क्या होता है। ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन फॉर्म्स अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यहां तक तो हमने देखा। अब क्या होता है स्टूडेंट, समटाइम ये जो हेलिक्स है ना, दिस हेलिक्स आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, ये क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, विच क्रिएट पोर विच कॉज मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब ये क्या करती हैं, कभी कभी क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं और क्लस्टर में प्रेजेंट होने की वजह से देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हेलिक्स ये है, दूसरा हेलिक्स ये है स्टूडेंट, और ये क्लस्टर में इस तरीके से हैं। ये देखो अब ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और जुड़ने की वजह से, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऐसे, एक ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि पूरे के पूरे इन्होंने एक सर्कल में स्ट्रक्चर इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। ऐसे मॉलिक्यूल और फिर ऐसे 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 करते हुए पूरा का पूरा एक सर्कल में स्ट्रक्चर बन गया है। और सर्कल में बनने के बाद यहाँ से क्या होता है, एक पोर डेवलप होता है और उस पोर की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर इस तरीके से मूव कर जाते हैं। क्लियर। तो जब चारों तरफ से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर लगेंगे, ये और ऐसे, तो एक पोर डेवलप हो जाता है और इस पोर को हम टनल कहते हैं। तो ये देखिए क्लस्टर्स में अरेंज्ड है, तो एक और हमने यहाँ पे बनाया है। ये देखो क्लस्टर में होने की वजह से बीच में क्या हो गया है, ये डेवलप हो गया है पोर, और इस पोर, ये पोर टनल की तरह काम करता है जो सेल के अंदर भी मूवमेंट कराता है और सेल के बाहर भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम।